नमस्कार। आज के एजेंडा के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आज के एजेंडा में हम उन खबरों की बात करते हैं जिन पर रहेंगी आज सभी की निगाहें और जिसको आज हमारे रिपोर्टर्स दिन भर फॉलो करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है आज के एजेंडा की हेडलाइंस। संसद के शीतकालीन सत्र में अहम विधायी कार्य आज। लोकसभा में 2022-23 के अनुपूरक अनुदान मांगे और वित्त मंत्री विनियोग विधेयक पर होगी चर्चा। राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा का सरकार देगी जवाब। भारत की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित G20 विकास कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। बेंगलुरु में चल रही वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय टैक्स, समावेशी वित्तीय क्षेत्र को लेकर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में आज प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह के उद्घाटन समारोह में लेंगे भाग। अहमदाबाद में 1 महीने तक चलने वाले उत्सव का अगले साल 15 जनवरी तक होगा आयोजन। तो सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की और संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में आज 2022-23 के अनुपूरक अनुदान मांगों के पहले बैच और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर चर्चा और वोटिंग होगी। इसके अलावा वित्त मंत्री विनियोग बिल नंबर 4 2022 और विनियोग बिल नंबर 5 2022 को सदन में पेश करेंगी। इसके अलावा संविधान संशोधन, अनुसूचित जातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को भी पारित किया जाना है। इसके साथ ही एंटी मैरिटाइम पायरेसी विधेयक 2022 पर भी चर्चा होनी है। तो ये थी बात लोकसभा की। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा का जवाब देंगे। अर्जुन मुंडा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयकों को पारित किया जाए। इसके अलावा किरेन रिजिजू नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम केंद्र अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की आज संसदीय दल की बैठक का शुरू हो गई है। संसद भवन परिसर में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। संसदीय दल की बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र के शेष दिनों को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। तो बीजेपी के संसदीय कार्य की बोर्ड की बैठक की शुरुआत हो चुकी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो संसदीय दल की बैठक की शुरुआत हो चुकी है, बेहद महत्वपूर्ण है ये बैठक। कई लिहाज से रणनीति को बनाने के लिहाज से भी संसद का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें जो शेष बचे हुए दिन है उस पर रणनीति पर चर्चा करेंगे समस्त सांसदों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह बैठक हो रही है। और कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में जारी शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा की जाएगी। संसद के शीतकालीन सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मंगलवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि विपक्ष चीन की घुसपैठ पर संसद में चर्चा चाहता है। तवांग के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में सरकार की तरफ से कल बयान भी जारी किया था। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और ज्यादा जानकारी के साथ इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, संसद में की आज राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, दोनों बेहद महत्वपूर्ण है और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक भी शुरू हो गई। सबसे पहले इस संसदीय दल की बैठक की बात कर लेते हैं, किस तरह से महत्वपूर्ण है, क्या कुछ
एजेंडा तो कोई ऐसा अगर आपको जानकारी हो, और साथ ही साथ क्या कुछ इसमें किया जाएगा? ऐसा कहा जा रहा है कि रणनीति तय होगी शेष बचे हुए दिनों के लिए संसद सत्र के। निखिल, संसद के शीतकालीन सत्र में ये पहली बैठक है बीजेपी के संसदीय दल की, और इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि संसद में एक आगे की रणनीति तो बनती ही है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो एक प्रचंड और ऐतिहासिक जीत मिली है गुजरात में, उसके बाद भी ये पहली बैठक है, तो निश्चित तौर पर इस ऐतिहासिक जीत को लेकर एक तरह से देखें तो हर्ष का माहौल है बीजेपी में, और उसके बाद ये पहली बैठक है तो निश्चित तौर पर हम उस जीत की भी चर्चा हो सकती है। उस उत्साह का माहौल देखने को मिल सकता है जब पहली बार बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है इस जीत के बाद, जिसमें बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल हो रहे हैं। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं, इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक इसलिए भी अहम होती है कि पार्टी अपने सांसदों को क्या जिम्मेदारी आगे संगठन के कार्यक्रमों को देने वाली है, उसको लेकर भी इसी बैठक में चर्चा होती है। और कई बार हम देखते हैं कि बड़े अभियानों में सांसदों की क्या जिम्मेदारी है, उस पर सांसदों को जिम्मेदारी दी जाती है। इसी बैठक में उस पर चर्चा होती है। क्या सांसद अपने क्षेत्र में करने वाले हैं, पार्टी के अभियानों में किस तरह से शामिल होने वाले हैं, उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, इन सब पर भी चर्चा होती है इस तरह की बैठकों में। तो निश्चित तौर पर 3 कारणों से हम कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक होती है। और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और ये बैठक औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। जी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज विपक्ष की उन्होंने बैठक बुलाई है, किस लिहाज से इसको देखते हैं? रणनीति मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है, कितना एक तो उनको समर्थन मिलेगा विपक्षी दलों का, और किस तरह से देखते हैं इस पूरी रणनीति को, खासतौर पर जब हम देखते हैं कि चीन के घुसपैठ का जो मुद्दा था, जिस पर राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर बयान भी दिया था कि 1 इंच जमीन भी भारत की नहीं गई है, और भारत ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है हमारे सैनिकों ने, वो काबिले तारीफ है। उसके बाद भी जो ये पूरी रणनीति बन रही है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि कई मुद्दों पर विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश की जाए और एक साथ कुछ मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए। हमने पिछले कई सत्रों में देखा है कि कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश कई बार नाकाम हुई है। जब वो टीएमसी ने कोई अलग रूप अपनाया है या टीएमसी कांग्रेस पार्टी से इतर कई मुद्दे उठाती रही है। दरअसल इस तरह की बैठकों में कांग्रेस पार्टी की कोशिश होती है, और मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जब से कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये पहला सत्र है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की ये प्रयास रहेगा कि जो तमाम विपक्षी दल उनके साथ साझा रणनीति बनाई जाए। वो कितनी सफल होगी ये अभी जो बचे दिन है तो उसमें देखना होगा। लेकिन हमने देखा है कई बार इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की बैठकें तो करती है, लेकिन अहम मुद्दों पर विपक्षी दलों के बीच ही मतभेद देखने को मिलता है। जी, निश्चित तौर पर तो ये देखने की बात होगी कि किस तरह से ये बैठक का परवान चढ़ती है और क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्रा। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब G20 के आयोजन से जुड़ी हुई खबरें। और भारत की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित G20 विकास कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है और आज कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इससे पहले भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने बैठक के शुरुआती सत्र को संबोधित करते हुए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स पर जोर देते हुए कहा कि भारत सरकार ने देश में बेहतर डेटा प्रबंधन के माध्यम से डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स जैसी कई पहल की है। वहीं G20 की बेंगलुरु में वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। वित्तीय मामलों को लेकर आयोजित इस बैठक में आज अंतर्राष्ट्रीय टैक्स, समावेशी वित्तीय क्षेत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। इससे पहले बैठक के पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार, वित्त की उपलब्धता को लेकर चर्चा हुई।
और इन दोनों खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो संवाददाता बेंगलुरु से अजय मिश्रा और अमृतपाल सिंह मुंबई से बने हुए हैं। अमृत, आपके पास पहले आते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बैठक हो रही है किस तरह से आज क्या कुछ रहेगा इसका एजेंडा। दूसरा दिन है इस बैठक का, क्या कुछ चर्चा होने की संभावना है इसमें? देखिए, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप रिलेटेड जो बैठकें हो रही हैं उसका दूसरा दिन है, पर जो डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप है G20 का उसका आज पहला दिन है। आज और कल 2 दिन ये है, हालांकि टोटल 4 दिन का है, क्योंकि बहुत सारे साइड इवेंट्स होते हैं जिसमें एकेडेमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, जो नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर्स होते हैं, स्टार्टअप्स, ये लोग आकर बिजनेस सेक्टर से लोग आकर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एसेंशली सिर्फ आइडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन का नहीं है या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिलिब्रेशंस का नहीं है, पर आज जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट डिलिब्रेशंस हो रही हैं आज और कल। और अभी कुछ देर पहले ये डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप जो कि वर्क स्ट्रीम है शेरपा ट्रैक के अंडर, उसकी बैठक शुरू हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का एक वर्चुअल एड्रेस प्ले आउट किया गया और फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा इनको एड्रेस कर रहे हैं। अब देखिए, इसका मेन मकसद ये है कि आप डेवलपमेंट का क्या मॉडल अपनाना चाहते हैं दुनिया में। ये G20 के जो डेलीगेट्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। भारत का मानना है कि एक इंक्लूसिव, समावेशी, एक रिजिलेंट और एक सस्टेनेबल मॉडल होना चाहिए। उसके लिए भारत ने कई बातें की हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने लाइफ की बात की थी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, फिर महिलाओं की भागीदारी, एक्चुअली विमेन लेड डेवलपमेंट, सिर्फ भागीदारी नहीं, उनके नेतृत्व में उनको नेतृत्व देना चाहिए डेवलपमेंट का या विकास का, ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन, फिर आप टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेने के लिए। कल जैसे आप अभी बता रहे थे कि शेरपा ने कल जब संबोधन किया इन डेलीगेट्स को, तो उन्होंने कहा कि डेटा एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है डेवलपमेंट में, और भारत का एग्जाम्पल दिया कि कैसे भारत ने डेटा का प्रयोग करके अपनी जो डेवलपमेंटल फ्रूट्स हैं, अपने जो कतार में आखिरी इंसान खड़ा है उनको पहुंचाए हैं, या मार्जिनलाइज सेक्शंस जो हैं सोसाइटी के उनको पहुंचाए हैं। जन भागीदारी की है और जो बैंक अकाउंट्स खुले हैं। तो इन मुद्दों पर आज इन डेलीगेट्स में डिस्कशंस और डिबेट्स हो रही हैं। जी जी जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ में। फिलहाल हमारे साथ में अजय मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। अजय, जब हम बात वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक की करते हैं, आज दूसरा दिन है, किस तरह से जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही, जैसे अभी अमृतपाल ने भी कहा, किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो वित्तीय संस्थाएं हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, किस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत की बात कही जा रही है, किस तरह के रिफॉर्म्स की चर्चा इस अवसर पर, इस प्लेटफॉर्म पर होनी है? देखिए, जिस तरह से अभी आप मुंबई में बात कर रहे थे, 2 अलग अलग हिस्से होते हैं G20 की मीटिंग के। एक तो जो फाइनेंस ट्रैक का ऑफिशियल जो डेलीगेशन है वो मिलता है, और दूसरा कुछ साइड इवेंट्स होते हैं। तो जो साइड इवेंट्स होते हैं वो बाकी के जो पिलर्स चाहिए उस एजेंडे को सपोर्ट करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए होते हैं। तो आज जो हमारे फाइनेंस ट्रैक की दूसरे दिन के जो साइड के इवेंट्स हैं उसमें मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, जिसमें आपने जिक्र किया IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस का, इसमें AII भी अभी शुरू हुआ है, ISA, भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में लीड ली। ऐसे इंस्टीट्यूशंस का कैसे रिफॉर्म्स किया जाए, बदलते परिवेश में कैसे इनको बदला जाए, जो आज की ज़रूरतें हैं और सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कैसे इनका इस्तेमाल किया जाए, ये तो पहली चीज़ हुई। दूसरा है कि फ्यूचर की ग्रीन टेक्नोलॉजी को, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर करना है आपको, तो पर्यावरण को बचाना ज़रूरी है, ग्रोथ पर फोकस रखना है, लोगों का विकास भी करना है, लेकिन नुकसान नहीं होने देना है फ्यूचर का। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को, जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको पैसे कैसे मुहैया कराए जाएं, और डेवलपिंग नेशंस में जहां पर तकनीक नहीं है वहां पर कैसे मदद पहुंचाई जाए। तो ये मुद्दे इन साइड इवेंट्स में होंगे। जो फाइनेंस ट्रैक है, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ग्लोबल हेल्थ और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसका मुद्दा आज विमर्श करता हुआ नजर आएगा। भारत एक बहुत बड़ा
मॉडल डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के। आप सोचिए कि अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने तो हमने बैंक अकाउंट जनधन खाते के तौर पर खोल दिए हैं। 130 देश ऐसे हैं जिनके पास अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम ही नहीं है। और अगर भारत की हम बात करें तो हमारा जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो चाइना से 3 गुना है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपियन यूनियन सबको मिला दीजिए उसका 7 गुना है। इतना बड़ा स्केल हम लोग अचीव कर चुके हैं। तो 130 देशों को हम लोग डिजिटल पेमेंट सिस्टम में मदद कर सकते हैं। 400 करोड़ लोगों के पास डिजिटल आइडेंटिटी आधार जैसी है ही नहीं। हमारे पास बहुत ही रोबस्ट टेक्नोलॉजी है जैसे हम डीबीटी कर रहे हैं। करीब 17 लाख करोड़ रुपए की डीबीटी हमने की जो कि पब्लिक गुड है। तो ये बहुत ही जबरदस्त मॉडल है जिस पे पूरी दुनिया भी अपनी निगाह बनाए हुए है और भारत इसको शोकेस करने की जरूर कोशिश करेगा। जी, निश्चित तौर पर जो इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो जब फाइनेंस की बात होती है, बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने की बात होती है, तो किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, और ख़ास तौर पर अब जो ऐसे देश जिनकी आपने चर्चा की कि कई बार वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में या उनके आम नागरिकों तक जब वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, तो कैसे उनको इंक्लूड किए जाने पर चर्चा होगी, क्या कुछ रणनीति बन सकती है? के माहौल में पूरी दुनिया ये सीख चुकी है कि ये हम कोऑर्डिनेटेड वर्ल्ड में रहे हैं। अगर कहीं पे एक सप्लाई की दिक्कत होती है। अजय से सवाल है, वो जवाब दे रहे हैं। जी जी अजय, जारी रखिए। जी, तो जो सप्लाई चेन की दिक्कतें हुई उसमें अगर हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं रखेंगे तो किसी भी हिस्से में परेशानी पैदा हो सकती है। इसीलिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मिसाल के तौर पर अगर आप एक जगह से दूसरी जगह खाद पहुंचाना चाहते हैं, खाद्य पदार्थ पहुंचाना चाहते हैं, ईंधन पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको समुद्री रास्तों का निर्धारण करना होगा। शिप्स की सप्लाई को एक तरह से स्मूदन करना होगा। एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी करनी होगी, रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा। जितनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज आप बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा स्मूथ तरीके से आप ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर सकते हैं। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस रिजिलिएंट इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पैसा कहां से आएगा? पैसा इन इंस्टीट्यूशन से आएगा। तो आप एक तरफ देखें जहां शेरपा मीटिंग अपनी एक एजेंडा की ब्रांडिंग करने के लिए पूरे समावेशी जो समेकित बिंदु हैं उस पर जो चर्चा कर रही है, फाइनेंस ट्रैक बिल्कुल परफॉर्मेंस पे बिल्कुल फोकस्ड होकर के ध्यान देता है कि भाई पैसा कहां से आएगा, किस मद में आएगा और वहां पर क्या रिफॉर्म करने की जरूरत है। और इसलिए बहुत ही सीरियस एक तरह से कहें डिस्कशन होता है जो कि अभी चल रहा है। और बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो अभी भी बाकी हैं जिनको मिल करके सभी को रिजॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर WTO, IMF, FATF, आपके WHO जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सुनेंगी कि G20 के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या कहते हैं और कोशिश करेंगे कि बदलते परिवेश में बदलती मांग के अनुरूप अपने सिस्टम्स को बदल पाएं। जी, सिस्टम्स को बदलें, पॉलिसीज तय करें। बहुत आप हमारे साथ बने रहे अजय। अमृत, आपके पास आते हैं। जब बात जो एजेंडे की होती है कि क्या कुछ चर्चा होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर चर्चा की बात आपने कही, डेटा फॉर डेवलपमेंट की बात कही, एक्सेसिबल डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, इसमें कौन से ऐसे प्रमुख बिंदु हैं, या इसको अगर बाइफरकेट करें आगे भी तो किस तरह से चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, 2 भाग में आज के दिन पे ये चर्चा हो रही है। एसेंशली चर्चा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति में तेज़ी लाने के लिए है और किस तरह के कैसे आप इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करें। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक तरह की गाइडिंग प्रिंसिपल किस्म का है, पर अलग अलग मुल्क अपने अपने तरीके से उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं पर और फेल भी हुए हैं। जिस तरह से प्रगति होनी चाहिए थी वैसी प्रगति हुई नहीं है, चाहे वो डेवलपिंग मुल्कों में हो चाहे वो डेवलप्ड मुल्कों में हो, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। अब ये आज की जो मैं बता रहा था बैठक में 2 भाग में इस पे चर्चा होगी। एक, आप प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे कि क्या आपकी जो सस्टेनेबल आपकी जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से और सस्टेनेबल की जाए। जैसे अजय भी कह रहे थे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप अपनी जो डेवलपमेंट है या आप अपनी ग्रोथ है उसको ऐसा बनाएं कि वो सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहे। ऑब्वियसली कार्बन फुटप्रिंट सबने ही कम करना है, उस पर एक तरह की कमिटमेंट है, पर आगे उसका खाका तो तैयार है, उसके ऑब्जेक्टिव्स तो क्लियर हैं, पर वो कैसे किया जाए
अब जैसे डेवलपिंग मुल्क कहते हैं कि जी आप क्लाइमेट फाइनेंस करें, क्लाइमेट फाइनेंस पे कोई एकजुटता ही नहीं है या एक मत ही नहीं है। तो अब ये सब जो चर्चाएं हैं प्रिंसिपल्स पर पहले भाग में होगी, फिर लंच के बाद दूसरा जो भाग है उसमें उसके टूल्स पर चर्चा होगी कि जैसे मैं कह रहा था कि विमेन लेड डेवलपमेंट हो, विमेन कैसे ज़्यादा भागीदारी करें डेवलपमेंट में, आप टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करें, फिर आप पार्टनरशिप्स और कोऑपरेशंस कैसे करें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट्स, आपके अदर जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, आपके बिजनेसेस हैं, कि वो पार्टनरशिप्स करें, चाहे वो फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स हों, चाहे वो उनको आर्थिक लाभ के लिए, क्योंकि बिजनेस तो आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है, पर उसको इस तरीके से करें कि उसका जो बेनिफिट्स हों वो ग्रीन हो, वो सस्टेनेबल हो, और ग्रोथ जो वो लाए वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ लाए। तो वो दूसरे भाग में दिन के उनके टूल्स पर चर्चा होगी। जी अमृतपाल, निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण है ये दोनों बैठकें। अमृत आपका और अजय आपका, दोनों लोग का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि भाजपा के संसदीय दल की बैठक जारी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। तो गुजरात की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस जो पहला जो संसदीय जो शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, इसमें पहली संसदीय दल की बैठक है बीजेपी की और इसमें प्रधानमंत्री का ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। आप देख रहे हैं कि लगातार जो सांसद हैं उन्होंने तालियां बजाकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। परम पावन प्रमुख स्वामी महाराज एक मार्गदर्शक और गुरु थे जिन्होंने भारत और दुनिया भर के में अगणित लोगों के बीच जीवन को प्रेरित किया। एक महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्हें व्यापक रूप से सम्मान और सराहना दी जाती है। उनका जीवन आध्यात्म और मानवता की सेवा के लिए समर्पित था। BAPS स्वामीनारायण संस्था की शीर्ष हस्ती के रूप में उन्होंने लाखों लोगों को कल्याण और देखभाल प्रदान करते हुए अनगिनत सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलों को प्रेरित किया। महामहिम प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष में दुनिया भर के लोग उनके जीवन और कार्य का जश्न मना रहे हैं। साल भर चलने वाले विश्वव्यापी समारोहों का समापन प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में होगा, जिसकी मेजबानी BAPS स्वामीनारायण मंदिर शाही बाग द्वारा की जाएगी, जो BAPS स्वामीनारायण संस्था का वैश्विक मुख्यालय है। ये 1 महीने तक चलने वाला उत्सव होगा जो 15 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक अहमदाबाद में होगा, जिसमें दैनिक कार्यक्रम, विषयगत प्रदर्शनियां और विचारोत्तेजक विचार विमर्श होंगे। BAPS स्वामीनारायण संस्था की स्थापना 1907 में शास्त्री जी महाराज ने की थी। BAPS का उद्देश्य विश्वास, एकता और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को संरक्षित करना है। ये वैश्विक आउटरीच प्रयासों के माध्यम से मानवीय गतिविधियों का निष्पादन करता है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ बने हुए हैं। सुधाकर, जब हम इस संस्था की बात करते हैं, BAPS स्वामीनारायण संस्था, तो न सिर्फ ये एक आध्यात्मिक और धार्मिक मार्गदर्शन प्रदान कर रही है, बल्कि ये मानव सेवा जैसे जो मानव मूल्य हैं उनको भी स्थापित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। और हमने देखा है कि पिछले लगभग 100 वर्षों से ज्यादा समय से ये उसके लिए लगातार लगी हुई। आज का कार्यक्रम कैसा होगा और किस तरह से आगे बढ़ेगा ये पूरा कार्यक्रम, इसके बारे में तो आप जानकारी दें ही, प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी, तो किस तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और किस तरह से ये संस्था, ये जो आपने इस तरह के सेवा के कार्य हैं उनको और गति देने की कोशिश कर रही है? निश्चित तौर पर देखिए, और निखिल, हम जानते हैं कि स्वामी नारायण संप्रदाय एक तरह से आप कह सकते हैं, BAPS स्वामी नारायण संस्था, जिसके अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं, लगभग हर देश में इसके अनुयायी आपको मिल जाएंगे। और प्रमुख स्वामी महाराज की बात की जाए तो उन्होंने, उनके नेतृत्व में इस संस्था ने दुनिया भर में जिस तरह से हिंदू धर्म को, अध्यात्म को, किस तरह से लोगों के कल्याण के लिए धर्म और अध्यात्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको जिस तरह से स्थापित किया था। और उनका हम कह सकते हैं कि अभी इस वक्त
शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, साल भर से ये कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उनका एक तरह से कल्मिनेशन उसकी शुरुआत होने वाली है। समापन की जो समारोह उसकी शुरुआत होने वाली है और 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा, 15 जनवरी तक। उस समापन समारोह के कार्यक्रम की आज पीएम मोदी शुरुआत करेंगे। बहुत भव्य कार्यक्रम, अहमदाबाद की बात करूं तो यहाँ आयोजित किया जा रहा है। 600 एकड़ में एक प्रमुख स्वामी नगर बसाया गया है और उसमें एक तरह से देश की जो आध्यात्मिक विरासत है, धार्मिक विरासत है, उसके जो प्रतीक है उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए तरह की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जो एक आदमकद प्रतिमा बनाई गई है। तो अक्षरधाम मंदिर, हम जानते हैं कि जो दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान हासिल है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेम्पल के नाम से। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में दुनिया भर में 1100-1200 टेम्पल्स की न सिर्फ निर्माण हुआ, स्थापना हुई, आप कह सकते हैं। उसके जरिए सनातन धर्म का, अध्यात्म का, भारत की जो सांस्कृतिक चेतना है उसका एक तरह से प्रचार प्रसार हुआ है। और निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के जरिए भी जो भारत का ये जो सॉफ्ट पावर है, जिसके जरिए भारत वैश्विक कल्याण के लिए काम कर रहा है, तो उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की जाए। और पीएम मोदी की बात की जाए तो कई दशकों का उनका संबंध रहा है प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ और लगातार इन कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। हम जानते हैं कि पीएम मोदी भी जिस तरह से सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं, तो इस तरह की संस्थाओं की उसमें एक बड़ी भूमिका, बड़ा रोल रहता है। तो आज पीएम मोदी जब यहाँ आएंगे, क्या कुछ वो संदेश देते हैं संप्रदाय के लिए, पूरे देश भर के लिए, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी, निश्चित तौर पर तो एक सांस्कृतिक नव जागरण का जो एक चलन सा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की अगुवाई में, उसमें एक कड़ी होगी। बहुत संक्षेप में आप में जानना चाहेंगे किस तरह से इस सांस्कृतिक नव जागरण को कहीं ना कहीं ये संस्था भी, क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे महाकाल का कॉरिडोर का निर्माण हो, चाहे काशी विश्वनाथ का निर्माण हो, लगातार इस विषय में जो आध्यात्मिक धार्मिक उन्नयन है उस क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। ये जो संस्था है ये कैसे इसको आगे बढ़ाएगी, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा, समय लगभग समाप्त हो रहा है। बिल्कुल निखिल, देखिए, और शायद किसी को विश्वास नहीं था कि अयोध्या में इस तरह का भव्य दिव्य राम मंदिर बनेगा। चाहे विश्वनाथ की बात हो, महाकाल की बात हो, या फिर केदारनाथ 4 धाम मार्गों की बात हो, तो ठीक इसी तरह से मैं यही बात कह रहा हूं कि स्वामी नारायण जैसी संस्थाएं दुनिया भर में जो भारत की जो असली संस्कृति है, भारत की जो आध्यात्मिक चेतना है, उसका प्रचार प्रसार करने में लगी है। तो निश्चित तौर पर उनका भी एक बड़ा रोल है और पीएम मोदी का जो भगीरथ प्रयास है उसमें इस तरह के संस्थाओं की एक बड़ी भूमिका जुड़ जाती है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम आज भी आयोजित हो रहा है। जी, निश्चित तौर पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और उसके निश्चित तौर पर जो आम लोग हैं उससे जुड़ेंगे तो इसको निश्चित तौर पर समझ सकेंगे, आत्मसात कर सकेंगे इसकी नीतियों, रीतियों और इसके जो इससे जो अमृत निकलेगा इस मंथन से। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सुधाकर। तो आज के एजेंडा में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।